के साथ करेंगे। एनटी एसएमसी और आउटसोर्स को लेकर के भी बड़ा अपडेट आज है और इस अपडेट के माध्यम से क्या निकल करके आया है, क्योंकि ये जो तीनों वर्ग से जुड़े हुए कर्मचारी जो लोग हैं, अब वो चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, एनटीटी के लोग हैं, चाहे एसएमसी के अध्यापक हैं, ये बड़े फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं और किस तरह का फैसला आने वाले दिनों में हो सकता है, संभावना किस तरह की बनी हुई है, इसकी चर्चा आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही ओपीएस पर कोहराम मचा हुआ है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इसके साथ ही कर्मचारी भी एकजुट हो गए हैं। तमाम कर्मचारियों के जो संगठन हैं उन्होंने एकजुटता के साथ ओपीएस बहाली को लेकर के संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया है। क्या आज का ताज़ा अपडेट है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह के बातें जो हैं वो फिलहाल ओपीएस बहाली को लेकर के चल रही हैं, इसकी चर्चा आपके साथ साझा करेंगे। हाईकोर्ट के दो बड़े आज कदम हाईकोर्ट ने उठाए हैं और इन कदमों का जिक्र आने वाले दिनों में रहेगा, क्योंकि जो पहला मामला है दिव्यांग छात्रों से जुड़ा हुआ है। दिव्यांग छात्रों के लिए जो राशि उपलब्ध करवाई जा रही थी, जो उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही थी, ये वो छात्र हैं जो विद्यालयों में रह रहे थे, जो विद्यालय रात्रि विद्यालय चलते हैं उन विद्यालयों में रह रहे थे, लेकिन भोजन की व्यवस्था और अन्य जो गतिविधियां हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। उस पर आज बड़ा अपडेट आया है सामने, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही महिलाओं को जो 50% की छूट दी गई है, उस छूट को लेकर के क्या आगामी दिनों में फैसला आ सकता है, ये भी बात आपके साथ करेंगे। बिजली बोर्ड में चालकों की भर्ती होने वाली है, 4 सितंबर को ये भर्ती रखी गई है। इस भर्ती के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? 30,000 से ज़्यादा आवेदक इस भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, इस भर्ती में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और भर्ती के लिए क्या व्यवस्थाएं बिजली बोर्ड की तरफ से की गई हैं, इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आज दिन भर का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे और अन्य समाचार भी इस बुलेटिन में शामिल रहेंगे। शुरुआत मौसम के साथ करते हैं। मौसम 7 सितंबर तक बारिश की संभावना मौसम में जताई गई है और इसके साथ ही 4 और 5 सितंबर को भारी बारिश होने की बात कही गई है। 4 और 5 सितंबर का अलर्ट जारी रहेगा और इसके साथ ही 7 सितंबर तक लगातार मौसम ख़राब होता रहेगा। उतार चढ़ाव जो है मौसम ख़राब होने का वो इसी तरह से बना रहेगा। और अभी तक की बात करें तो प्रदेश भर में इस समय भी 32 सड़कें बंद पड़ी हैं। 6 ट्रांसफार्मर जो हैं वो फ़िलहाल बंद चल रहे हैं और इन ट्रांसफार्मर जहाँ पे बंद हैं वहाँ लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की रवानगी को लेकर के भी चर्चा अब शुरू हो गई है कि मौसम का जो ये मानसून का सीज़न जो चल रहा है उससे कब तक प्रदेश से वो रवाना वापस लौटेगा, कब तक मानसून जो है वो प्रदेश में ख़त्म होगा, बारिशों का दौर जो प्रदेश भर में चल रहा है वो कब बंद होगा। तो इसकी संभावना फ़िलहाल 20 सितंबर तक जताई जा रही है। 20 सितंबर के बाद मानसून जो है वो करवट लेगा और धीरे धीरे जो है वो प्रदेश से बारिशों का दौर ख़त्म हो जाएगा। बात आज एक बड़ी बात खबर की करते हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हालांकि ये नंबर राजनीतिक तौर पर जारी हुआ है, कांग्रेस की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है, लेकिन महिलाओं को जो सुविधाएं हैं वो इस नंबर के माध्यम से मिल सकती हैं। महिलाएं कहीं किसी घटना का शिकार हो रही हैं तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकती हैं। कांग्रेस, महिला कांग्रेस जो है वो इन महिलाओं की मदद के लिए आगे आएगी और इस टोल फ्री जो नंबर है 1-800-20-3-0589 ये नंबर है जो जारी किया गया है कांग्रेस, महिला कांग्रेस की तरफ से ये नंबर जारी हुआ है और तमाम प्रदेश भर की जो महिलाएं हैं वो इस नंबर पर संपर्क साध सकती हैं। यदि किसी मुश्किल में हैं तो मदद इस नंबर से मांगी जा सकती है। बात चालकों की भर्ती की करते हैं। बिजली बोर्ड में चालकों की भर्ती ये होने वाली है। 114 केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। इन 114 केंद्रों पर ये जो भर्ती होनी है उसके लिए बिजली बोर्ड ने व्यापक स्तर पे तैयारी की है। 4 सितंबर को ये भर्ती होगी। 10 से 11:30 बजे तक का ये लिखित परीक्षा के माध्यम से ये भर्ती होनी है और 10 से 11:30 बजे तक ये लिखित परीक्षा होगी। 114 केंद्र इस लिखित परीक्षा के लिए तय किए गए हैं और 114 केंद्रों पर 114 ही टीमें
उड़न दस्ते जो हैं वो बिजली बोर्ड ने बनाए हैं। यानी नकल रोकने के लिए साफ तौर पे बिजली बोर्ड ने कदम उठाए हैं और 114 टीमें इन 114 केंद्रों पर अलग अलग समय पे जाएंगी, दबिश देंगी और जांच पड़ताल पूरी निगरानी के साथ इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाएगा। और ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की नकल जो है वो इस परीक्षा के दौरान ना हो सके। फिलहाल कुल आवेदकों की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा आवेदन जो है वो बिजली बोर्ड में पहुंचे हैं। 30,000 से ज़्यादा आवेदक हैं और जो पद खाली हैं वो 82 हैं। 82 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। 30,000 से ज़्यादा आवेदन हैं। और जिलावार अगर बात करें तो कांगड़ा जिला से 6,112 आवेदन है, बिलासपुर से 2,546, चंबा से 1,735, हमीरपुर से 2,459, किन्नौर से 1,080, मंडी से 5,656 हैं, शिमला से 4,644 हैं, सोलन से 2,069 हैं, ऊना से 2,518 आवेदन है, जबकि सिरमौर से 1,371 आवेदन बिजली बोर्ड में चालकों की भर्ती के लिए पहुंचे हैं। 30,000 से ज़्यादा का ये आंकड़ा बन रहा है और 4 सितंबर को भर्ती होनी है। 114 कुल केंद्र हैं और 114 ही उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं बिजली बोर्ड की तरह से। किसी भी तरह के बिजली उपकरण को परीक्षा केंद्रों में ना लाने की बात बिजली बोर्ड की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही बात हाई कोर्ट की करते हैं। हाई कोर्ट के जो आज बड़ा फैसला आया है, ये इस फैसले की वजह से दिव्यांग जो छात्र हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था को लेकर के आदेश जारी हुए थे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के स्तर पे ये आदेश जारी हुए थे। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इसके बाद जो कदम उठाए गए हैं उससे भरोसा एक राज्य सरकार को भी देना पड़ा है कि जो अभी तक के ये आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, इनमें मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल में रहने की सुविधा को बंद नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये इस मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने एक पत्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा था और इस पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को भी ये आदेश दिए हैं, जिसमें मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक, समग्र शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस देकर के हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों की ग्रांट बंद कर दी थी। ये 4 स्कूल हैं, नाहन, नगरोटा बगवां, जोगेंद्र नगर और शिमला में पोर्टमोर विद्यालय। इनमें जो ग्रांट चल रही थी केंद्र सरकार की मदद से, ये स्कूल विद्यालय जो हैं वो चलाए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने यहाँ ग्रांट बंद कर दी और केंद्र सरकार से ग्रांट बंद होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से ये प्रिंसिपल जो वहाँ तैनात हैं उन्हें कहा गया कि इन बच्चों को अब वहाँ से हटा दिया जाए। और इसके बाद ये पत्र लिखा गया, जिस पत्र का हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस संज्ञान के बाद राज्य सरकार को ये जवाब देना पड़ा है कि छात्रों को नहीं हटाया जाएगा। उनकी जो व्यवस्थाएं पूर्व में की गई हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही उन्हें जो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं वो आगामी दिनों में दी जाती रहेंगी। इसमें किसी भी तरह का बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। नाहन, नगरोटा बगवां, जोगेंद्र नगर और शिमला के पोर्टमोर विद्यालय का ये मामला है। इसके साथ ही हाईकोर्ट का आज दूसरा बड़ा जो कदम है वो महिलाओं को दी जा रही 50% छूट को लेकर के है। महिलाओं को बसों में जो 50% किराए में छूट दी गई है उसे लेकर के एक चुनौती दी गई थी। आज न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटर संघ की याचिका पर सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। इसमें पिछली सुनवाई जो हुई थी उस दौरान परिवहन निगम के निदेशक ने एक शब्द पत्र जो है वो हाई कोर्ट में दिया था और इसमें 60 करोड़ रुपए के घाटा होने की बात कही गई थी। यानी परिवहन निगम को इस जो सुविधा महिलाओं को दी जा रही है उससे 60 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी। और इसके साथ ही 31 मार्च 2022 तक का जो ये आंकड़ा है उसमें 221 करोड़ रुपए का टैक्स ना देने का भी उन्होंने ये खुलासा किया था कि HRTC की तरफ से 221 करोड़ का टैक्स अभी चुकाया जाना बाकी है। और
इसके साथ जो आज सुनवाई हुई है, दोनों पक्ष सुने गए हैं और अब हाई कोर्ट से ये फैसला आना है कि महिलाओं को जो 50% छूट बस किराए में दी गई है उसे बरकरार रखा जाए या उसे हटा लिया जाए। पूर्व में 25% ये छूट थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद इस छूट को बढ़ा करके 50% कर दिया गया और अब इस छूट पे हाई कोर्ट को ये निर्णय लेना है कि इसे बरकरार रखना है या इसे हटा दिया जाएगा। फिलहाल आज सुनवाई हो चुकी है और फैसला हाई कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया है। इस पर आगामी दिनों में जो है वो हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये एक बड़ी बात, बड़ी अपडेट महिलाओं के लिए होगी, क्योंकि फिलहाल जो 50% की छूट उन्हें मिल रही है उसका पूरे प्रदेश भर की महिलाएं लाभ उठा रही हैं। बात ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर के छिड़े घमासान की करते हैं। संघर्ष शुरू हो गया है, कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने आज बड़े स्तर पर रोष जो है वो जताया है और इसके साथ ही क्रमिक अनशन अब लोकसभा स्तर पर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इसे आगामी दिनों में विधानसभा स्तर तक ले जाने की बात कही जा रही है। आज अलग अलग मंचों पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसका विरोध जताया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने मुख्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन किया और इस दौरान ओल्ड पेंशन बहाल करने को लेकर के आवाज़ सामने रखी है। इन्होंने कहा कि तमाम कर्मचारी एकजुट हैं और जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन तमाम अन्य कर्मचारियों के साथ जो एनपीएस के साथ जुड़े हुए हैं, एनपीएस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और जब तक बहाली नहीं हो जाती तब तक इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारी एनपीएस के बैनर तले कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश भर में किया और इस प्रदर्शन के दौरान ओपीएस बहाली की मांग सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास जो है वो पूरे प्रदेश भर से किया गया है। आवाज़ पूरी तरह से गूंजी है, सरकार के कानों तक भी पहुंची है और विपक्ष भी इस पूरे संघर्ष को, कर्मचारियों का जो संघर्ष चल रहा है उसे पूरे ध्यान से सुन रही है। कांग्रेस ने पिछले कल एक 10 गारंटी प्लान लॉन्च किया था और इस प्लान में ही पहली बात जो है वो ओपीएस बहाली को लेकर के कही है और इसके साथ ही भाजपा भी अब इस पर मंथन में जुट गई है। ओपीएस बहाली को लेकर के किस तरह के आगामी कदम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं या क्या संभावनाएं बनती हैं, फिलहाल ओपीएस बहाल करने को लेकर के किस तरह का नुकसान आर्थिक तौर पे जो राज्य है उसे हो सकता है और इसके बीच का रास्ता यदि अगर सरकार निकालना चाहे तो किस तरह से ये बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और इस दौरान ओपीएस और तमाम जो प्रदेश की बातें हैं जो इस समय मुद्दा बने हुए हैं उसकी भी चर्चा होनी है। कांग्रेस ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सत्ता में आए तो 10 दिन में ओपीएस को बहाल करेंगे, कर्मचारियों को बड़ी राहत देंगे। अब कर्मचारी सरकार की तरफ भी देख रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ भी देख रहे हैं कि उनका रुख क्या रहता है ओपीएस बहाली को लेकर के और ये जो संघर्ष शुरू हुआ है ये वोट फॉर ओपीएस जो आगामी कदम एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन का है वहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, इससे पहले ही सरकार कुछ बड़ा कदम उठाती है। इस पे फिलहाल तमाम जो कर्मचारी पूरे प्रदेश भर के हैं उनकी नज़रें बनी हुई हैं। इसके साथ ही बात पीएमजीएसवाई की करते हैं। पीएमजीएसवाई का बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल में अब लॉन्च होने जा रहा है, तीसरा चरण ये शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पूर्व एक बड़ा झटका भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल को लगा है। पीएमजीएसवाई के जो 2 प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहे थे, पीएमजीएसवाई 1 और पीएमजीएसवाई 2, वो दोनों फिलहाल बंद होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पीएमजीएसवाई 1 और 2 को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पीएमजीएसवाई 1 और 2 30 सितंबर को प्रदेश में ख़त्म हो रहे थे और इन प्रोजेक्ट को समेटने के लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ 5 दिन की मोहलत दी है। 5 अक्टूबर को पूरी तरह से पीएमजीएसवाई 1 और 2 प्रदेश से ख़त्म हो जाएंगे और इसके बाद जो भी कार्य बचेंगे वो राज्य सरकार को अपने हिस्से से, अपने खाते से पूरे करवाने पड़ेंगे। लगभग 400 करोड़ रुपए का सीधा सा नुकसान हिमाचल सरकार को होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने जो अभी ये फैसला किया है, पूर्व में 6 महीने का इसको एक्सटेंशन दिया गया था। मार्च में हालांकि
प्रोजेक्ट ये 1 और 2 मार्च में ख़त्म हो रहे थे, लेकिन इसे 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। 30 सितंबर को आखिरी तारीख है और अब ये उम्मीद जताई जा रही कि ठीक, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने हैं तो इसे 6 महीने की मोहलत और दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल इससे पूरी तरह इनकार कर दिया है और अब PMGSY 1 और 2 बंद होने जा रहे हैं। इनमें किसी भी तरह का कार्य नहीं होगा। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो बिल अभी सितंबर माह तक बनेंगे, सितंबर के आखिर यानी 5 अक्टूबर तक जो भी कार्य होंगे, जितने भी बिल बनेंगे उनका भुगतान मार्च तक किया जाता रहेगा। ये एक राहत जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, यानी जो कार्य हुए हैं उनके बिल नहीं रोके जाएंगे, उनका भुगतान केंद्र सरकार कर देगी, लेकिन ये भुगतान 31 मार्च तक ही हो पाएगा और सीधा सा 400 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ हिमाचल सरकार को होता हुआ नज़र आ रहा है। बात बल्क ड्रग पार्क की करते हैं। बल्क ड्रग पार्क को लेकर के चर्चा पूरे प्रदेश भर में है। रोजगार को लेकर के भी मंथन हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, अंदर खाते क्या चल रहा है, क्योंकि बाहरी तौर पर जो जरूर घोषणाएं हुई हैं। अंदर खाते की बात करें तो सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसमें 2 समितियों का गठन किया गया है। इसमें जो मुख्य रूप से एक समिति बनाई गई है, उसमें उच्च स्तरीय समिति का इसे नाम दिया गया है और इस समिति में तमाम विभाग, जल शक्ति विभाग के सचिव, ऊर्जा विभाग के सचिव, पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी के निदेशक और अन्य तमाम जो विभाग हैं उनको शामिल किया गया है। ये उच्च स्तरीय समिति रहेगी। इसके साथ ही एक जो दूसरी समिति बनाई गई है उससे कार्यकारी समिति का नाम दिया गया है। कार्यकारी समिति ये रहेगी और उच्च स्तरीय समिति में निदेशक, जो उद्योग विभाग के निदेशक हैं, वो सदस्य सचिव की भूमिका में नजर आएंगे। बात कैबिनेट की बैठक की करते हैं, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें बड़े मसले इस बार चर्चा में रहने वाले हैं। मुख्य तौर पे एनटीटी की अगर बात करें, एसएमसी की बात करें तो ये तमाम मसले, आउटसोर्स का मसला भी अभी चर्चा में है और सितंबर का ही समय दिया गया है, इसलिए कैबिनेट का इंतज़ार एनटीटी, आउटसोर्स, एसएमसी सभी को है। और सिलसिलेवार बात करें तो एसएमसी को लेकर के जो कैबिनेट में चर्चा की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एसएमसी को लेकर के पूर्व में छुट्टियां बढ़ाने की बात राज्य सरकार कर चुकी है। एसएमसी स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। जो एसएमसी के तहत शिक्षकों की तैनाती हुई है, 2500 के लगभग ये पूरे प्रदेश भर के शिक्षक हैं और स्थायी नीति की ये मांग कर रहे हैं ताकि राज्य सरकार इनके लिए व्यवस्था करे। जो इनको भय हर समय लगा रहता है नौकरी जाने का, वो कहीं ना कहीं उससे इनका बचाव हो सके। इसके साथ प्री नर्सरी टीचर की भर्ती की बात करें तो प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर के भी बड़ा अपडेट है। फाइनेंस के में जो इनका ड्राफ्ट है वो फिलहाल फाइनेंस में फंसा हुआ है। हालांकि अभी तक कैबिनेट की बैठक 5 तारीख को होनी है, अभी 3 से 4 दिन हैं और अगर ये ड्राफ्ट वहाँ से निकलता है तो कैबिनेट में ये बात जाएगी और प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला सामने आ सकता है, जो आगामी 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें। और इसके साथ ही आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पहले ही आश्वासन दे दिया जा चुका है कि सितंबर में उनके लिए बड़ा प्लान जो है वो सरकार लेकर के आएगी। हालांकि इस बारे में जो फैसला है वो कैबिनेट की बैठक में होगा और कैबिनेट की बैठक का ही इंतज़ार एसएमसी के साथ ही इन जो प्री नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के हैं उनके साथ ही आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनको भी है। ये तीनों श्रेणियां जो हैं वो फिलहाल अब कैबिनेट का इंतज़ार कर रही हैं। 5 तारीख को ये कैबिनेट होने वाली है और इसमें हमने आपको साफ कर दिया है कि किस तरह की फ़िलहाल स्थिति बनी हुई है। एसएमसी को लेकर के जो बड़ी एक इनकी मांग है स्थायी नीति की, उसको लेकर के चर्चा होनी है और इसके साथ ही प्री नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की भर्ती को लेकर के जो ड्राफ्ट इनका फाइनेंस में फंसा हुआ है, वहाँ से अगर स्थिति क्लियर होती है, ड्राफ्ट बाहर आता है तो उसके बाद ये कैबिनेट में जाएगा। और इसके साथ ही आउटसोर्स का बड़ा मसला है, क्योंकि आउटसोर्स की चर्चा हो चुकी है और सितंबर का समय दिया है, सितंबर की पहली ही कैबिनेट है, तो आउटसोर्स को भी इस कैबिनेट के साथ बड़ी उम्मीदें हैं। और अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को जो ये कैबिनेट होनी है उसमें किस तरह का फैसला इन तमाम श्रेणियों के लिए रहता है। बात राइडर की करते हैं। राइडर
में भी बड़ा अपडेट आज सामने आया है। राइडर में 12 आपत्तियां लगाई गई हैं विधि विभाग की तरफ से। राइडर की जो फाइल विधि विभाग को भेजी गई थी उसमें 12 आपत्तियां सामने आई हैं और विधि विभाग ने इन आपत्तियों को लगाने के बाद ही ये जो फाइल है राइडर को लेकर के वित्त विभाग को वापस कर दी है और अब फिलहाल ये फाइल वित्त विभाग के पास जाएगी और जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनका समाधान किया जाएगा। अगर 12 आपत्तियों की बात करें तो इसमें मोटे तौर पर वित्त विभाग ने 3 जनवरी 2022 को जारी पे रिवीजन रूल्स की अधिसूचना को ना तो संशोधित किया ना ही रिपील किया और बल्कि नए सिरे से स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए रूल बनाए जा रहे थे। इसको लेकर के ऑब्जेक्शन जताया गया है। इसके साथ ही हायर ग्रेड पे का लाभ देने के लिए जो तारीखें रूल्स में दी जा रही हैं वह भी विरोधाभासी हैं, ये कहा गया है और इसे लेकर के भी ऑब्जेक्शन जो है वो लगाया गया है। 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर होने वाले कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ देने के प्रावधान को भी ऑब्जेक्ट कर दिया गया है। ये एक और बड़ा मसला है जिसकी आपत्ति जो है वो जताई गई है। अब वित्त विभाग इन जो तमाम आपत्तियां हैं, ये 12 आपत्तियां कुल इस समय लगाई गई हैं, इन आपत्तियों का जो जवाब है वो तैयार करेगा और उसके बाद दोबारा से फाइल विधि विभाग के पास भेजी जाएगी और विधि विभाग अगर संतुष्ट होता है तो उसके साथ ही राइडर को लेकर के जो मसला फ़िलहाल चल रहा है उसका समाधान हो पाएगा। बात वन विभाग में पदोन्नति की करते हैं। वन विभाग में 52 डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बना दिए गए हैं। वन विभाग में ये बड़ी प्रमोशनें हुई हैं। 52 कर्मचारी हैं जिन्हें अब ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के तौर पे पदोन्नति मिली है। 10 दिन में इन्हें ज्वाइनिंग करने के आदेश दिए हैं। जिन पदों पर इनकी नियुक्ति हुई है, प्रमोशन हुई है, वहाँ अब इनकी ट्रांसफ़रें होंगी रेंज कार्यालयों में और वहाँ इन्हें 10 दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्रधान सचिव वन ओंकार शर्मा की तरफ से ये प्रमोशन की अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। बात भाजपा की करते हैं। भाजपा के मंत्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री, इन्होंने कांग्रेस की गारंटी पर बड़े सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस की खुद की गारंटी नहीं है और जनता को, लोगों को वो गारंटी देती फिर रही है। उन्होंने साथ ही कांग्रेस को लेकर के जो पूर्व में आरोप लगते रहे हैं, स्कूटर पर सेव होने की बात भी उन्होंने आज बड़ा जिन जो है वो बोतल में बंद था उसे बाहर निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी सेब स्कूटर पर ढोती रही हो वो बागवानों की क्या मदद करेगी, ये बड़ी बात उन्होंने कही है और सीधा हमला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के ऊपर किया गया है और अब आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से इसका जवाब देती है ये एक देखने वाली बात होगी। आज कांग्रेस की तरफ से भी विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो रेड है वो कभी भी हॉली लॉज में पड़ सकती है, लेकिन वो हॉली लॉज में इसका स्वागत करते हैं। ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीआईडी हो, उसका हॉली लॉज में स्वागत है। आएँ, चाय पिएं और अतिथि देवो भवा के टैग के साथ उन्होंने ये पोस्ट शेयर की थी और इसको लेकर के भी आज पूरी तरह की राजनीति जो है वो पूरे प्रदेश भर में गर्मा गई है। बात कांग्रेस की टिकट के आवेदनों की करते हैं क्योंकि कांग्रेस के टिकट के आवेदनों की बाढ़ इस समय आई हुई है। कांग्रेस ने इस बार निःशुल्क आवेदन मांगे थे और 1347 का आंकड़ा इस बार पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है क्योंकि कांग्रेस की जो टिकटें थी पिछले साल 400 के आसपास आवेदन कांग्रेस के पास पहुंचे थे। हालांकि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, बीते विधानसभा चुनाव में जो 25,000 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया था, इस दौरान 400 आवेदन आए थे। लेकिन इस बार निःशुल्क जब आवेदन रखे गए तो 1347 ये आंकड़ा पहुंच गया है। इसमें से 677 ऑनलाइन आवेदन पहुंचे हैं जबकि 670 आवेदन ऑफलाइन भी पार्टी कार्यालय में जमा हुए हैं। आज शाम 5 बजे तक आवेदन करने की आखिरी तारीख थी और अब ये तारीख गुजर चुकी है। इसके साथ ही 5 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राज्य चुनाव समिति की ये बैठक होगी और इस बैठक में आवेदनों की शुरुआती छंटनी की जाएगी। इस छंटनी के बाद आवेदन केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष भेजे जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति फिर इन आवेदनों की एक बार फिर छंटनी करेगी। अंतिम क्षणों में आवेदन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास पहुंचेंगे और इसके बाद टिकटों पर मुहर
जो है वो लगेगी। एक संभावना जताई जा रही है कि इस महीने यानी सितंबर के आखिरी तक कांग्रेस के ज़्यादातर चेहरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादातर उम्मीदवारों के चेहरे तय हो जाएंगे। और ये संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पहली छंटनी 5 तारीख को होने वाली है और उसके बाद सिलसिलेवार जो नाम बचेंगे उनकी छंटनी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी और महीने के अंत तक काफ़ी हद तक ये स्थिति साफ हो जाएगी कि किन लोगों ने आवेदन किए हैं और कौन से नाम अब बाकी इसमें बचते हैं। बात आम आदमी पार्टी की भी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये हिमाचल में प्रति माह देने की बात कही है, कांग्रेस ने 1500 कही है। हालांकि इसे लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि 1000 जो रुपये मासिक महिलाओं को आम आदमी पार्टी देगी उससे महिलाओं को का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, उन्हें आर्थिक तौर पे सक्षम होने में मदद मिलेगी और आगे भी भविष्य में आम आदमी पार्टी इसी तरह के फैसले जो है वो हिमाचल में लोगों को लेकर के करती रहेगी। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आपके जो तमाम सवाल हैं इन सवालों को विभागों तक पहुंचाया जाएगा और विभागों से रिपोर्ट ली जाएगी किस तरह के जवाब रहते हैं। आगामी जो बुलेटिन होंगे उन बुलेटिन में इन सवालों से जुड़े जो समाचार हैं वो ज़रूर आपके साथ रूबरू करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे और किस तरह का जवाब विभागों से रहता है उसकी भी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगामी बड़ी खबरों, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ ऐसे ही बने रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।